In today's video, we will discuss about biologicals. What is the definition, types and indication like uses, therapeutic applications. तो इसमें हम बात करेंगे कि बायोलॉजिकल्स होते क्या हैं, उसकी क्या डेफिनेशन है, टाइप्स है, इंडिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, विद एग्जांपल्स। तो ये फार्माकोलॉजी का चैप्टर 13 है, डी फार्मा सेकेंड ईयर में। स्टार्टिंग के चैप्टर्स भी हमारे चल रहे हैं। चैप्टर 2 स्टार्ट हो चुका है जिसमें हम एंटी एड्रेनर्जी को कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम थोड़ा लास्ट चैप्टर से स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि देखो एग्जाम टाइम आते आते ऐसा हो जाता है कि लास्ट के चैप्टर जो है रह जाते हैं, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, वहाँ से भी एग्जाम में काफ़ी चीज़ें पूछी जाती है। तो हमें कुछ भी नहीं छोड़ना है, लास्ट का भी करते हुए चलना है, थोड़ा लास्ट से थोड़ा स्टार्टिंग से, तो हमारा सारी चीज़ें जो है कवर हो जाएंगी। ठीक है, तो चलो डिस्कस करते हैं इसके बारे में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, वेलकम टू माय चैनल दृष्टि फार्मा। ठीक है, और हमारे जितने भी प्रॉपर नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम के चैनल पे मिल जाएंगे। वहाँ पे आपको एक टेलीग्राम पे डिस्कशन ग्रुप मिलेगा और एक नोट्स के लिए होगा। भले ही देखो डिस्कशन वाला आप ज्वाइन कर लेते हो, फिर आप वहाँ पे पूछते हो कि नोट्स कहाँ है इसके, इसके नोट्स दे दीजिए, इसके नोट्स। तो इससे बेटर है कि आप चैनल वाला जो है उस पर भी जाओ। ठीक है, उसको ज्वाइन करो तो आपको वहाँ पे सारे नोट्स भी मिल जाएंगे। फर्स्ट ईयर के, सेकेंड ईयर के जितने चैप्टर हमने यूट्यूब पे अपलोड किए हैं उन सभी के नोट्स वहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, इवन फर्स्ट ईयर का तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी अपलोडेड है, तो आप वो भी जाके वहाँ से देख सकते हैं। तो चलो देखते हैं अब हम बायोलॉजिकल्स के बारे में। ठीक है, नाम आपको क्या इंडिकेट कर रहा है, कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड कुछ है यहाँ पे, है ना, लिविंग। ठीक है, हाँ लिविंग से रिलेटेड है, लेकिन बॉडी में हम बाहर से क्या क्या लिविंग चीजें दे सकते हैं जिससे कोई भी बीमारी को हम ट्रीट कर सकते हैं। तो इसके अंदर बेसिकली हमें वो चीजें पढ़नी, लाइक वैक्सीन्स हो गई, है ना, सीरा हो गया, ये सब प्लाज्मा हो गया, ये सब हम बाहर से कैसे दे रहे हैं किसी भी पेशेंट को इन वेरियस डिजीजेस, तो वो हमें इसके अंदर पढ़ना है। ठीक है, देखो चैप्टर 13 बायोलॉजिकल्स। ठीक, बायोलॉजिकल्स क्या होते हैं, हमारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनको हम वेरियस डिजीजेस के को ठीक करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि कौन कौन सी डिजीज हो गई, एक है हमारी ऑटो इम्यून डिजीजेस, कैंसर हो गई, कुछ जेनेटिक डिजीजेज हो गई जैसे हीमोफीलिया हो गया, कैंसर हो गया, वेरियस टाइप्स के कैंसर हो गए हमारे, कार्सिनोमा बोलते हैं, लिम्फोमा हो गया, ल्यूकेमिया हो गया, ये सारी चीजें। ठीक है, ऑटो इम्यून डिजीजेस में क्या आ जाते हैं हमारे, जैसे रोमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया। ऑटो इम्यून डिजीज में क्या होता है कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो एंटीबॉडी जब बन रही है तो वही एंटीबॉडी हमारे ही सेल्स को खत्म करने लग जाती है। ठीक है, तो वो हमारे लिए ही हार्मफुल हो जाती है, तो उससे क्या हो जाती है ऑटो, उसी को हम ऑटो इम्यून डिजीज बोलते हैं, जो सेल्फ खुद के ही इम्यून सिस्टम को खराब कर दे, खत्म कर दे। ठीक है, तो अब इसको, इस वर्ड को थोड़ा ब्रेक करके भी देख लेते हैं क्या है इसका मतलब। देखो बायोलॉजिकल्स है ना, तो इसको हमने 3 में डिवाइड कर दिया है। बायो का मतलब आप लोग अच्छे से समझते हो, देखो लाइफ या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना, लिविंग। ठीक, लॉजिक मतलब स्टडी या फिर साइंस, अल्स मतलब एक एक्स्ट्रा वर्ड ALSE तो जुड़ा है, तो उसका मतलब होता है कोई भी सब्सटेंस या प्रोडक्ट, है ना। तो किसी भी प्रोडक्ट की स्टडी करना रिलेटेड टू लाइफ, लाइफ से रिलेटेड है, उसी को हम क्या बोलेंगे, बायोलॉजिकल्स बोलेंगे। टू ट्रीट, प्रिवेंट, केयर, मिटिगेट वेरियस डिजीजेस। ठीक है, जैसे कि देखो बायो, उसी को हमने पूरा वर्ड मिला के क्या बन गया है, बायोलॉजिकल्स बन गया है। ठीक है, और डेफिनेशन देखते हैं, और इसमें हमें क्या मेन मेन पॉइंट्स हमें पता होना चाहिए वो देखो। बायोलॉजिकल्स आर प्रोडक्ट्स डिराइव्ड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म। किससे डिराइव हुआ है, लिविंग ऑर्गेनिज्म से, जिसको हम हेल्थ केयर में यूज करते हैं, है ना। क्या, देखो जैसे वैक्सीन्स हो गया, ब्लड प्रोडक्ट्स हो गए हमारे, या फिर एंटीबॉडीज हो गई। ठीक है, ये सारे ही क्या होते हैं, बायोलॉजिकल्स होते हैं। और क्या है, बायोलॉजिकल्स आर कंसिस्ट ऑफ शुगर, शुगर का बना होगा, या फिर प्रोटीन का, या न्यूक्लिक एसिड का, और मे बी लिविंग सब्सटेंसेस और भी हो सकते हैं, जैसे सेल हो गए, टिश्यूज हो गए, भी आप देखोगे टाइप्स में वहां पे सेल, टिश्यूज, इनका भी यूज हो रहा होगा। तो ये किससे बने हुए हैं, शुगर से, प्रोटीन से, न्यूक्लिक एसिड से, है ना। क्यों, क्योंकि अभी हम देखेंगे जीन यूज हो रहा है, कहीं पे प्रोटीन यूज हो रहा है, तो इन्हीं से ही तो बने होंगे, तभी तो इनका यूज हो रहा है। ठीक है, और हम कैसे निकालते हैं इनको, कैसे हम आइसोलेट करते हैं, वैरायटी ऑफ नेचुरल सोर्सेज से। क्या है हमारे पास, काफी सारे नेचुरल सोर्सेज है, जैसे ह्यूमन हो गया, है ना, ह्यूमन से ले लिया, एक स्टेम सेल्स वगैरह का यूज करके बायोलॉजिकल्स को बना लिया। एनिमल, एनिमल में जैसे
हॉर्स वगैरह में से सीरम निकाल लिया, उससे हमने वैक्सीन तैयार कर ली। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया है, उसको उसका कोई पार्ट ले लिया, किल्ड फॉर्म में ले लिया या लाइव फॉर्म ले ली उसकी, है ना, तो उसको भी हम किस एंटीबायोटिक्स बनाने के लिए भी यूज़ कर ले रहे हैं। तो ये सारे क्या है, हमारे बायोलॉजिकल्स हैं, ठीक है। और जो बॉडी हमारी बायोलॉजिकल्स को चलाती है, रेगुलेट करती है, वो कौन सी गवर्निंग बॉडी है, हमारी गवर्नमेंट बॉडी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, FDA, ठीक है, जो इसको चलाती है। अब टाइप्स देख लेते हैं बायोलॉजिकल्स के। देखो देखो टाइप्स ऑफ बायोलॉजिकल्स, तो क्या क्या है। सबसे पहला टाइप हमारा है इसके अंदर ब्लड और अदर ब्लड प्रोडक्ट्स। देन उसके बाद है वैक्सीन्स, जीन थेरेपी। कोई भी आप आगे पीछे लिख सकते हो, ऐसा कोई बड़ा इशू नहीं है कि पहले यही लिखना है, अगर मैंने लिखा है तो ऐसा कुछ नहीं है। एंटीटॉक्सिन्स हो गया हमारा। स्टेरॉइड हार्मोन थेरेपीज आ जाती है इसके अंदर। रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन्स है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज है। स्टेम सेल थेरेपी। अरे भैया अभी तो ये बहुत ज्यादा हार्ड लग रहा है कि बायोलॉजिकल्स में क्या ऐसे ऐसे नाम है जो कभी सुने ही ना हो हमने, लग रहा है ना अभी आपको। अभी आप जैसे इनकी पूरी क्लासिफिकेशन के अंदर थोड़ा अच्छे से पढ़ लोगे तो आपको ये इजी लगने लग जाएगा, ठीक है। तो चलो एक एक को उठा के थोड़ा थोड़ा देखो। अगर क्वेश्चन आपका 5 नंबर का है या ज्यादा से ज्यादा 7 नंबर का है, मैंने इसमें इतना लिखवा दिया है कि वो आपके लिए इनफ है, ठीक है। शॉर्ट में आ रहा है तो सिर्फ टाइप्स लिख के आ जाओ और इनके अंदर एक एक एग्जाम्पल लिख दो। और अगर थोड़ा लॉन्ग में आ रहा है तो थोड़ा और डीप में लिख दो, जितना देखो विद एप्लीकेशन भी लिख दो, यूजेस लिख दो उसके साथ में, तो ज्यादा कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। तो देखो ब्लड और अदर प्रोडक्ट, तो ब्लड में क्या है, प्लाज्मा है, ब्लड सेल्स हैं हमारे, ठीक है। और प्लाज्मा में हमारे प्रोटीन्स वगैरह प्रेजेंट हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं, तो वो सारे ही इसके अंदर आते हैं। तो हमने इसी का क्लासिफिकेशन कर दिया है। होल ब्लड, पूरा ब्लड, पूरे ब्लड को हम किस लिए यूज कर रहे हैं, कहीं पे अगर ब्लड लॉस हो जा रहा है, सीवियर ब्लड लॉस, एक्सीडेंट वगैरह हो गया है, तो वहां पे हम पूरे ब्लड का यूज कर सकते हैं। या फिर मेजर सर्जरीज है जहाँ पे ब्लड लॉस बहुत ज्यादा हो गया है, तो वहां पे भी ब्लड का यूज हो सकता है। तो ये एक बायोलॉजिकल प्रोडक्ट हो गया जिसका यूज हो रहा है हमारा। देन और देखो क्या कहाँ पे यूज हो रहा है, आरबीसी एक अनदर क्लासिफिकेशन है ना। WBC भी आ जाएगा इसके अंदर, वो भी आप लिख सकते हो, ठीक है, जो हमारे इम्यून सिस्टम को अच्छा रखेगी। जैसे लिम्फ होते हैं ऐसे ही WBC भी अपना वही इम्यूनिटी को बूस्ट करने का मेनली काम करते हैं, ठीक है। आरबीसी क्या करते हैं, अनीमिया को ट्रीट करते हैं। अनीमिया ब्लड की जो है कमी हो जाना, ठीक है, खून की कमी हो जाना इस अनीमिया, ठीक है। और मेंटेन करेंगे ऑक्सीजन लेवल को। सो आरबीसी भी हमारे जो है वेरी इंपॉर्टेंट टू प्ले अ biological role in the body to treat anemia, maintain oxygen level. Oxygen is very important to for every cell growth and maintenance and development. So RBC बहुत ज़्यादा important है, ठीक है। प्लेटलेट्स क्या करते हैं, स्टॉप करते हैं ब्लीडिंग को इन ल्यूकेमिया में। ल्यूकेमिया क्या है, इज अ टाइप ऑफ कैंसर, ठीक है। कैंसर है जो जिसमें WBC का ग्रोथ जो होता है वो बहुत ज़्यादा होने लग जाता है, तो ब्लीडिंग भी बहुत ज़्यादा होती है। तो उस केस में ब्लीडिंग को रोकने के लिए प्लेटलेट्स हैं, ठीक है, ये है। और प्लाज्मा हमारा कहाँ पे यूज होगा, देखो प्लाज्मा फॉर बर्न, कहीं पे कोई जल गया है उस केस में हम प्लाज्मा का यूज कर सकते हैं, ये भी बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है। शॉक के लिए, ब्लीडिंग डिसऑर्डर, तो यहाँ पे ये सब चीज़ें इसलिए यूज हो रही है क्योंकि जब कोई भी इंजरी वगैरह या कुछ बीमारी हो जाती है तो इन सब चीज़ों की कमी होने लग जाती है हमारी बॉडी में, इसीलिए हम बायोलॉजिकल्स को बाहर से प्रिपेयर करते हैं, इनको बनाया जाता है और ये बॉडी में दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद एल्ब्यूमिन, देखो एल्ब्यूमिन का क्या रोल है, रिस्टोर ब्लड वॉल्यूम इन बर्न शॉक। इस केस में क्या करता है, ये रिस्टोर करता है ब्लड वॉल्यूम को। और इम्यूनोग्लोबुलिन हमारे जैसे जो गेम डी है ना, मतलब इम्यूनोग्लोबुलिन ए, ठीक है, GEM, ये सारे है ना, और D, तो ये सब क्या करते हैं, बूस्ट करते हैं इम्यूनिटी को और ट्रीट करते हैं इन्फेक्शन को। कोई भी इन्फेक्शन हो गया, लाइक है ना, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या वायरल इन्फेक्शन है, तो वहां पे इम्यूनोग्लोबुलिन्स दिए जाते हैं। तो आपने सबका यूज देख लिया, ब्लड और उसके जो भी प्रोडक्ट है, काफी इजी है, कुछ मुश्किल नहीं है। अगर आपको मेन हेडिंग भी पता है तब भी आप अच्छे से लिख के आ जाएंगे। अब वैक्सीन्स में देखो क्या है, वैक्सीन्स हमारी फर्स्ट कंप्लीट हो गया है। अब देखो सेकंड क्या था, यहाँ पे हमारा वैक्सीन्स था। अब देखो वैक्सीन्स जो होती है वो दीज आर बायोलॉजिकल प्रिपरेशंस। ये क्या होती है, बायोलॉजिकल प्रिपरेशन होती है जो स्टिमुलेट करती है, चलाती है ना, प्रोड्यूस करती है ना, इम्यून सिस्टम को अच्छे से चलाने का काम करते हैं। कौन, वैक्सीन।
टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट स्पेसिफिक डिजीज, कोई भी स्पेसिफिक डिजीज, लाइक हमारी अभी कोविड हुआ था जब 2020 के टाइम पे, तो कोरोना कितना फैल गया था, तो उसकी वैक्सीन देख रहे हो बाद में आई है। क्यों आई है? क्योंकि कोरोना टाइम पे सबसे ज़्यादा अफेक्ट क्या हुई थी, हमारी इम्यूनिटी अफेक्ट हुई थी। इम्यूनिटी अफेक्ट होने की वजह से कितनी और बीमारियां हुई थी, किसी का ऑक्सीजन लेवल कम हो जा रहा था, ये सारी चीज़ें। तो इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए वैक्सीन दी गई थी, वो भी बाद में, है ना। तो इसलिए वैक्सीन क्यों दी जा रही है? इम्यून सिस्टम को अच्छा करने के लिए। जैसे बचपन में भी हमें वैक्सीन लगती है, पोलियो की वैक्सीन लगी है ना, और चिकन पॉक्स की, ये सारी। तो ठीक है, अब टाइप देख लेते हैं, थोड़ा आगे चलते हैं। किल्ड वैक्सीन, ये क्या होती है? किल्ड वैक्सीन यानी कि इसमें जो हमारा बैक्टीरिया को हीट करके किल कर दिया गया है यहाँ पे, है ना, तो उसको हम यूज कर रहे हैं। क्या है? किल्ड फॉर्म है यहाँ पे बैक्टीरिया की, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, जैसे टाइफॉइड। तो किल्ड वैक्सीन भी दो टाइप के होते हैं वैसे, है ना, कि बैक्टीरियल वैक्सीन को अलग और वायरल वैक्सीन को अलग। जैसे पोलियो हो गई, रेबीज हो गई, हेपेटाइटिस हो गई, ये वायरल वैक्सीन के अंदर आ गया है, और टाइफाइड कोलेरा जो है हमारा बैक्टीरियल वैक्सीन के अंदर आ गया। आप और अच्छे से भी इन्हें लिख के आ सकते हो। लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन में क्या होता है कि हमारे यहाँ पे बैक्टीरिया का कोई भी पार्ट या पूरा होल ऑर्गेनिज्म जो है उसको यहाँ पे लिया जाता है, देन वैक्सीन को प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, बीसीजी वैक्सीन होती है, ट्यूबरकुलोसिस के केस में दी जाती है, बैसिलस कैलमेट ग्वेरिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप हायर स्टडीज के लिए भी जाओगे या कोई भी एग्जाम दोगे, वहां पे ये इसकी फुल फॉर्म को पूछ लेता है। ठीक है, बेसिक चीजें ही पूछी जाती है कहीं भी जाओ, तो अपने बेसिक्स आप डी फार्मा में ही क्लियर करोगे, तभी आप हायर स्टडीज के लिए जा सकते हो। ठीक है, बैसिलस कैलमेट ग्वेरिन हो गया। वेरिसेला, मीजल्स, मम्प, रूबेला, ये हमारी क्या होगी? वायरल वैक्सीन हो गई। जैसे ये चिकन पॉक्स के केस में दी जा रही है, मीजल मम्प्स ये भी दी जाती है ना, चिकन पॉक्स वगैरह में, दूसरे वाले टाइप के। तो ये क्या था हमारा वैक्सीन्स के बारे में। अब हम आगे देखते हैं। मैं एक बार इसका जो हमारा क्लासिफिकेशन थी उसमें देखते हुए चलते हैं। देखें, जिसमें से हमारा ब्लड वैक्सीन ये हमने देख लिया। अब हम थर्ड पे चलते हैं, जीन थेरेपी। तो क्या होती है जीन थेरेपी? जीन थेरेपी एक टेक्निक है। क्या है? एक टेक्निक है, एक तकनीकी, जिसमें हम क्या करते हैं, वेयर फॉल्टी जीन्स यानी कि कोई भी डिफेक्ट आ गया है, म्यूटेशन हो गया है, जीन में चेंजेस हो गए हैं, हम उसको यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं, हटा देते हैं, या फिर उसी में और रिपेयरिंग कर देते हैं, ठीक कर देते हैं, या उसी में कुछ चेंजेस कर देते हैं, मॉडिफाई कर देते हैं, टू ट्रीट और प्रिवेंट डिजीजेस, ताकि डिजीज को, बीमारी को रोका जा सके या उसका इलाज किया जा सके। तो यही होता है जीन थेरेपी। थेरेपी अगर कहीं पे भी बात आ रही है तो इसका मतलब ट्रीटमेंट की, इलाज से रिलेटेड है ना, किसके? जीन से। और जीन क्या होता है? जीन आपका डीएनए का पार्ट होता है, उसी को हम जीन बोलते हैं। ठीक है, जिससे जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो जेनेटिक इनहेरिटेंस वगैरह देखते हैं, हेरिडिटी वगैरह, उस वहाँ पे सब जीन का ही चलता है, जैसे जेनेटिक मटेरियल होता है जहाँ पे। ठीक है, यूज टू ट्रीट जेनेटिक डिसऑर्डर्स, को ट्रीट करने के लिए यूज करते हैं, जैसे सिस्टिक फिब्रोसिस हो गया, गांठ वगैरह हो गई, है ना, फिब्रोसिस क्लॉट वगैरह, या फिर कैंसर है ना, कैंसर एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाती है इसमें सेल्स की। तो इनको ट्रीट करने के लिए हम क्या देते हैं? एक जीन थेरेपी दी जाती है। ठीक है, ये भी बायोलॉजिकल्स के अंदर आता है। देन उसके बाद आता है हमारा एंटी टॉक्सिन्स। क्या है उसके बाद? एंटी टॉक्सिन्स। तो एंटी टॉक्सिन्स देखो क्या होता है। एंटी टॉक्सिन्स हमारे ऐसी एंटीबॉडीज हैं जो क्या करती है? न्यूट्रलाइज करती है ना, यानी कि उसको खत्म कर देती है या फिर उसको पूरा ही डिसॉल्व कर देती है। किसको? टॉक्सिन्स को। टॉक्सिन्स हमारी बॉडी के लिए क्या होते हैं? हार्मफुल होते हैं बहुत। जैसे कि बैक्टीरिया है, अगर कहीं पे बैक्टीरिया की ग्रोथ हो रही है बॉडी में, तो वो अपना मेटाबोलाइट भी तो बनाएंगे, वहाँ पे टॉक्सिन्स भी तो रिलीज करेंगे। तो वो उस टॉक्सिन्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए, खत्म करने के लिए ऐसी एंटीबॉडीज दी जाती है, उन्हीं को ही हम क्या बोलते हैं? एंटी टॉक्सिन्स बोलते हैं। जैसे कि ये ऐसे दीज ट्रीट द वेरियस कंडीशंस लाइक टिटनस, डिप्थेरिया, स्नेक बाइट के केस में दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद स्टेरॉइड हार्मोन थेरेपी है। स्टेरॉइड हार्मोन थेरेपी, इन दिस थेरेपी में क्या होता है? सिंथेटिक और नेचुरल स्टेरॉइड हार्मोन्स जो होते हैं उनका यूज किया जाता है। देखो स्टेरॉइड क्या है? स्टेरॉइड हमारे ऐसे सब्सटेंस हैं जो बाहर से दिए जा रहे हैं, और हमारे जो कि बिल्कुल मिमिक करते हैं, हमारे हार्मोन्स की तरह काम करते हैं, वो जो हमारी बॉडी में हार्मोन्स हैं कुछ, तो उन्हीं को ठीक करने के लिए, अगर हार्मोनल बैलेंस बिगड़ गया है तो अपना काम अच्छे से बॉडी में नहीं हो पाएगा। हार्मोन्स का कितना बड़ा रोल है बॉडी में, ये करना है ना, ट्रांसफर करना, इसका ये वहां तक पहुंचाना, तो जितने भी हार्मोन्स हैं, ठीक है, तो अगर वो स्टेरॉइड हार्मोन है ना, तो उसको ट्रीट करने के लिए बाहर से हम स्टेरॉइड दे रहे हैं। ठीक है, तो
कौन कौन से देते हैं, देखो एक तो कॉर्टिसोल हो गया, कॉर्टिसोल बेस्ड ये बॉडी में पाया जाता है, तो इसी पे बेस्ड हम दे देते हैं। कौन से, इन्फ्लामेशन को ठीक करने के लिए, तो कौन सी, जैसे कि अस्थमा और अर्थराइटिस में भी दिया जाता है, फ्लूटिकासोन वगैरह ये सब, ठीक है। और उसके बाद एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन है ना, एस्ट्रोजन हमारा गोनाडोट्रोपिन है ना, हार्मोन है। तो वहाँ तो उसके लिए हम क्या, मीनोपॉज अगर हो गया है ना, कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है रुक गई है, उस केस में हम ये हार्मोन देते हैं, या फिर बर्थ कंट्रोल के लिए, ठीक। और टेस्टोस्टेरॉन किस लिए दिया जाता है, जैसे हार्मोन रिप्लेसमेंट इन मेल में एनाबॉलिक स्टेरॉइड की तरह दिया जाता है टेस्टोस्टेरॉन, जो मसल्स की ग्रोथ वगैरह करवाता है, तो उस केस में भी हम टेस्टोस्टेरॉन देते हैं। तो ये सब क्या है, स्टेरॉइड हार्मोन है, ठीक है। तो हमने देखो 5 चीज़ें कवर कर ली है यहाँ पे, एंटीटॉक्सिन, स्टेरॉइड हार्मोन। इसी वीडियो में आपका पूरा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाना है, तो इसको हम अच्छे से समझ के करेंगे, ये नहीं कि बस उड़ा दिया टॉपिक को, ऐसे नहीं करना है। ऐसा तो खैर मेरी किसी वीडियो में नहीं होता कि मैंने टॉपिक को उड़ा दिया है, भले ही टाइम ज़्यादा लूँगी लेकिन अच्छे से बता देती हूँ, ठीक है। और अगर आपको और कुछ चेंजेस चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि भाई हमें ये चीज़ें चेंजेस चाहिए। अगर वहाँ भी नहीं बता रहे हो तो जो ग्रुप है उसमें भी आप बता सकते हो कि हमें और क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, हमें मतलब कि मुझे, ठीक है। मोनोक्लोन, अब चलते हैं हम किस पे, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन्स पे, कि ये क्या होते हैं। देन उसके बाद मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है, और क्या है हमारा, स्टेम सेल थेरेपी, ठीक है। रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन्स ये क्या है हमारे, दीज आर द प्रोटीन्स, ये ऐसे प्रोटीन्स हैं जिनको हम क्रिएट कर रहे हैं, बना रहे हैं, है ना। रिकॉम्बिनेंट, देखो कॉम्बिनेंट से हम क्या समझते हैं कि कुछ कंबाइन हो रहा है, कुछ कॉम्बिनेशन बनाया जा रहा है ना, चेंजेस करके। तो ऐसे ही हम प्रोटीन्स को बनाएंगे, क्या करके, इंसर्ट करके, जीन को इंसर्ट करेंगे, डालेंगे किसमें, होस्ट ऑर्गेनिज्म में, किसी भी होस्ट में, जैसे लाइक बैक्टीरिया हो गया, ईस्ट हो गया, ताकि एक डिजायर्ड प्रोटीन हमें मिल सके, और उस प्रोटीन का फिर हम क्या करेंगे, बॉडी में यूज करेंगे कोई भी डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए, ट्रीट करने के लिए। लाइक जैसे इंसुलिन है, इंसुलिन को बनाया जा रहा है रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन टेक्निक से, अगर इंसुलिन की कमी हो रही है, डायबिटीज को ट्रीट करने के लिए दिया जा रहा है, ठीक है, टाइप 1 में, ठीक, ये हो गया। अब ग्रोथ हार्मोन, अगर ग्रोथ अच्छे से प्रॉपर नहीं हुई है तो ग्रोथ डिसऑर्डर हो गए हमारे जितने भी, जैसे डॉर्फिज्म वगैरह हो गया, है ना। तो अगर ग्रोथ, उसके लिए रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन बनाए गए हैं तो ग्रोथ हो भी सकती है उस केस में। क्लॉटिंग फैक्टर हो गया, जैसे हीमोफीलिया में बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो जाती है, ब्लड लॉस हो जाता है, तो उसको रोकने के लिए जैसे फैक्टर 8 अभी आप देखेंगे, है ना, क्लॉटिंग फैक्टर वो बनाया जा रहा है। तो यहाँ पे क्लॉटिंग फैक्टर्स बनाए जा रहे हैं, तो ये सब क्या है, बायोलॉजिकल्स है, ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद आगे देखते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी क्या है, दीज आर लैब मेड एंटीबॉडीज है, लैब में बनाई जा रही है, ठीक है। क्लोन्स बनाए जाते हैं, सेम एक जैसे दिखने वाली एंटीबॉडीज बना दी गई हैं, जिनको हम ऐसे डिजाइन कर रहे हैं ताकि वो स्पेसिफिक सेल पे जाके टारगेट करे। स्पेसिफिक मतलब अगर उसको उसी चीज के लिए बनाया गया है तो वो वहीं पे टारगेट करेगी ना, सेल या प्रोटीन को, ठीक है, बॉडी में। तो वो क्या होते हैं, हमारे एंटीबॉडीज होती है, कैसी, मोनोक्लोनल होती हैं। और इनका यूजेस कहाँ कहाँ पे है, देखो कैंसर के ट्रीटमेंट में, ऑटो इम्यून डिजीजेस, वही जिसमें अपने सेल्स खुद ही को खत्म करने लग जाते हैं, ऐसी एंटीबॉडीज बनती हैं, वो सेल को खत्म करने लग जाती है, हमारे अच्छे सेल को, फंक्शनल सेल जो होते हैं हमारे, ठीक है। इन्फेक्शन में कोई भी, जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है या वायरल इन्फेक्शन हो गया, हेपेटाइटिस बी वगैरह है, ए है, और टाइफाइड वगैरह है, तो वहाँ पे भी हमारे देखो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी हमारी एज अ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट इंजेक्ट की जाती है। या फिर ट्रांसप्लांट रिजेक्शन प्रिवेंशन के लिए भी हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का यूज करते हैं। जैसे किसी पेशेंट में जो है ऑर्गन ट्रांसप्लांट हम कर रहे हैं, तो हमें पहले चेक करना होता है कि उससे ऑर्गन जो है मैच भी कर रहा है नहीं, उसकी बॉडी में लगेगा भी या नहीं, तो उसके लिए भी एंटीबॉडीज दी जाती है, कौन सी, मोनोक्लोनल। तो वो रोक देती है ना, रिजेक्ट कर देती है ऑर्गन को, नहीं लगने देंगी, तो ये एक फायदेमंद है, ठीक है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। उसके बाद हमारी क्या है, स्टेम सेल थेरेपी है। स्टेम सेल थेरेपी में क्या होता है कि इसमें हम स्टेम सेल्स का यूज करते हैं रिपेयर के लिए, रिप्लेस के लिए, या फिर दोबारा से रीजनरेट करने के लिए। इसमें हम ऑर्गन, स्टेम सेल ऐसे सेल्स होते हैं जिससे हम एक पूरा ऑर्गन दोबारा से रीजनरेट कर सकते हैं, दोबारा से बना सकते हैं अगर वो डैमेज हो गया है या फिर टिश्यूज डैमेज हो गए हैं, ठीक है। और इन सेल्स को हम कहाँ से निकालते हैं, बोन मैरो से, ब्लड से, या फिर अम्बिलिकल कॉर्ड से आइसोलेट किया जाता है स्टेम सेल्स को, ठीक है। ये हो गया स्टेम सेल थेरेपी। तो इस तरीके से हमने सारे जो टाइप्स है, देखो और भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, रिकॉम्बिनेंट जीन थेरेपी, है ना, जैसे स्टेम सेल थेरेपी, जीन सेल थेरेपी, मतलब
मेन मेन जो है वो हमने आपको करा दिए हैं, आपने यही लिख के आने हैं अपने एग्जाम में, ठीक है, इतना आपके लिए इनफ है। ये सारे टाइप्स हो गए। और क्या है इसके, स्टेम सेल्स के टाइप्स भी बता दिए, ये आपके नॉलेज के लिए है थोड़ा। तो टाइप्स, एक तो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स होते हैं, जब इम्प्लांटेशन की वजह से जब हमारा एम्ब्रियो डेवलप करने लग जाता है, उसी में ही हमने क्या किया है, स्टेम सेल्स को उसी की निकाल ली है ना। तो उसमें भी हमारे उसको हम क्या बोलेंगे, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स। उसको और किस नाम से जाना जाता है, प्लूरीपोटेंट नाम से। एडल्ट में से लिया है हमने किसी स्टेम सेल को, तो वो मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स कहलाते हैं, जो एडल्ट स्टेम सेल्स होंगे। और यूजेस क्या है स्टेम सेल थेरेपी के, देखो ब्लड डिसऑर्डर में ट्रीट करने के लिए, ल्यूकेमिया, अनीमिया, खून की कमी, या डब्ल्यूबीसी का बढ़ जाना, है ना, कैंसर का जो ये टाइप है इसमें डब्ल्यूबीसी बढ़ जाते हैं। तो ये एक ब्लड डिसऑर्डर में, देन उसके बाद बोन जॉइंट रिपेयर के लिए भी यूज़ किया जाता है। और क्या है, हेल्प्स इन स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, अगर स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी हो गई है ना, उसमें दिक्कत हो गई है, रिफ्लेक्स एक्शन अच्छे से नहीं हो रहा है, तो क्या कोई भी इंजरी हो गई है इसका मतलब, तो उसको ठीक करने के लिए भी स्टेम सेल्स दिए जाते हैं। डैमेज हो गए हैं वहाँ पे सेल्स, तो हम स्टेम सेल्स को दे सकते हैं, ठीक है। ग्रो कर देता है न्यू स्किन को फॉर सीवियर बर्न, अगर बहुत ज़्यादा जल गई है स्किन, तो वहाँ पे भी स्टेम सेल से हम नई स्किन को जनरेट कर सकते हैं, ग्रो करवा सकते हैं। अब उसके बाद देखो मेन अब इंडिकेशन पे चलते हैं, बायोलॉजिकल एजेंट्स की एग्जांपल के साथ। अब आपने जितना भी टाइप्स के अंदर यूजेस पढ़ लिए हैं, उन्हीं को एक बार हमने इसमें इंडिकेशन में समराइज किया है, तो जो आपको एक ही बार में ये लिख के आने हैं। तो देखो ईजी है काफ़ी। कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज़ होता है बायोलॉजिकल एजेंट का, जैसे जहाँ पे मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ का यूज़ हो रहा है, इम्यून सिस्टम को अच्छा कर रही है वो। इन्फेक्शन अगर हो गया है तो वहाँ पे हेपेटाइटिस बी वैक्सीन दे दी जाती है। ऑटो इम्यून डिजीज़ है, वहाँ पे एडालीमुमैब बायोलॉजिकल के अंदर आती है, बायोलॉजिकल से बनाई गई है ये ड्रग फॉर रूमेटाइड आर्थराइटिस से। ये जैसे इन्फ्लामेशन हो जाना जॉइंट्स में, है ना, उसके साथ साथ फीवर वगैरह भी आना, फीवर चिल्स, तो ये रूमेटाइड आर्थराइटिस है, जिसमें एक तरीके की ऑटो इम्यून डिजीज है, उस केस में हम एडालीमुमैब दे रहे हैं। देखो बार बार रिपीट करने का मेरा, देखो फिर से मैं वही बोलूंगी, वही मतलब है कि आपको अच्छे से याद हो जाए यहीं पे, है ना। हार्मोनल इम्बैलेंसेस में क्या है, हार्मोनल इम्बैलेंस अगर हो गया है उसको भी ठीक करने के लिए हम देते हैं, जैसे इंसुलिन दे दिया, ह्यूमुलिन फॉर डायबिटीज के केस में। ब्लड डिसऑर्डर में हम देते हैं, ब्लड डिसऑर्डर में जैसे रिकॉम्बिनेंट क्लॉटिंग फैक्टर दिया जाता है, फैक्टर 8, किस लिए, हीमोफीलिया के लिए, ठीक है, ये ब्लड डिसऑर्डर के केस में हो गया। फिर उसके बाद ऑर्गन रिजेक्शन में भी दिया जाता है, ठीक है, जो हमने देखा था ना, हमारे मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज वगैरह हैं वो यूज होती हैं इसमें। देखो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज कौन सी, बेसिलिक्सिमैब, टू प्रिवेंट ट्रांसप्लांट रिजेक्शन, ऑर्गन ट्रांसप्लांट रिजेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो ब्लड डिसऑर्डर में, ऑर्गन रिजेक्शन में, हार्मोनल इम्बैलेंस के केस में, तो यहाँ पे हर जगह देख रहे हो किसका यूज हो रहा है, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स का यूज हो रहा है, ठीक है। उसके बाद इन्फेक्शन के केस में भी दे रहे हैं। अब देखो दो चीज़ें मैंने और कवर किया है, थोड़ा सिलेबस से भी अलग है, लेकिन ये होता है कि कभी शॉर्ट में पूछ सकता है, क्यों, क्योंकि बायोलॉजिकल्स जो होते हैं हमारे, वो बेसिकली इम्यून सिस्टम को अच्छा करने का काम करते हैं, है ना, इम्यूनिटी बढ़ाने का काम करते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि ये भी सारी जितनी भी हम दे रहे हैं इम्यूनो थेरेपी है ना। तो और इम्यूनोथेरेपी क्या होती है, इज अ टाइप ऑफ, ये एक तरीके का कैंसर ट्रीटमेंट का टाइप है, दैट हेल्प्स योर इम्यून सिस्टम को अच्छा करती है टू फाइट विद कैंसर। जो एबनॉर्मली ग्रोथ हो रही है, सेल्स की प्रोलिफरेशन हो गया है सेल्स का, तो उस केस में इम्यूनोथेरेपी दी जाती है। इम्यूनोथेरेपी करती क्या है, इम्यून सिस्टम जो है वो हमारी बूस्ट कर देता है इम्यूनिटी को बाय प्रोड्यूसिंग वेरियस एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन करके, और वही एंटीबॉडीज क्या करती हैं, हेल्प बॉडी टू फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन या फिर अदर डिजीज के लिए। और ये इम्यूनोथेरेपी हमारी किसकी बनी होती है, इसमें WBC ऑर्गन्स और टिश्यूज आते हैं हमारे लिम्फेटिक सिस्टम के, क्यों, क्योंकि इन्हीं का ही काम होता है एंटीबॉडी प्रोडक्शन करके बॉडी को प्रोटेक्ट करना, कोई भी अगर फॉरेन पार्टिकल या एंटीजन हमारे अंदर आ गए हैं तो। उसके बाद ये एक टाइप है बायोलॉजिकल थेरेपी का, किसका, बायोलॉजिकल थेरेपी, वही जो हमने बायोलॉजिकल्स पढ़े हैं, ठीक है। सीरियस साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं हमारे ये बायोलॉजिक्स के, जो ये कोई भी अगर स्टेम सेल या फिर मोनोक्लोनल एंटीबॉडी हो गई या वैक्सीन्स हो गई, है ना, इनका क्या साइड इफेक्ट्स है अगर हम दे देते हैं तो, ठीक है। ज़्यादा अगर यूज़ करोगे तो क्या होगा, जैसे ब्रीदिंग प्रॉब्लम होगी, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम बढ़ जाएंगी, हाइपर सेंसिटिविटी हो जाएगी, एलर्जी जो है बहुत ज़्यादा इस केस में हमारी बढ़ जाएगी, है ना, ठीक है, चेस्ट पेन,
चेस्ट पेन जो है ये भी एक साइड इफेक्ट है, फीवर, चिल्स, ये सब आएंगे। देखते हो ना कभी कभी छोटे बच्चों को अगर टीका लगता है, वैक्सीन लगती है, तो उन्हें बुखार आ जाता है, ठंड लगती है ना। तो ये एक साइड इफेक्ट है। हाई और लो, या तो हाई हो जाएगा ब्लड प्रेशर, या फिर ज़्यादा मतलब ज़्यादा हो जाएगा या कम हो जाएगा। या फिर फेस पे और हैंड पे, जहाँ मान लो वैक्सीन लगी है वहाँ पे स्वेलिंग भी हो जाएगी, है ना, हाथ में, और फेस में भी स्वेलिंग हो सकती है। तो ये था हमारा क्या सारा चैप्टर 13 के बारे में, जिसमें हमने इजी वे में आपको सारी चीज़ें बताई हैं। अब इसके नोट्स आपको टेलीग्राम के चैनल पे मिल जाएंगे, लिंक आपको हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जहाँ पे दोनों का, ग्रुप का और चैनल दोनों का है वहाँ पे। सो गाइज थैंक यू। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना। देखो जितने भी न्यू लोग आते हैं वो क्या करते हैं, वीडियो को देखते हैं चले जाते हैं, है ना। हमने भी ऐसा किया है जब हम खुद भी देखते थे, बट ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना। ठीक है।